एक एक अच्छा प्रशासक कौन होता है? वह जो दूसरों पर अपनी धौंस जमाए, या फिर वो दूसरों को इस तरह से समझाए कि उसे समझ में आए। बीपीएससी मेंस परीक्षा में आपके इसी समझ की जांच की जाती है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप उसे कितने अच्छी तरीके से दूसरों को समझा सकते हो। बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम आपकी इसी समझ की जांच करता है। एक आप फॉर्मेट पेपर देख रहे हो यहाँ पर, बीपीएससी मेंस का है, और ये ब्लैक बॉक्स जो दिख रहा है आपको, इसी के अंदर लिखना होता है। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है तो आपको समझना पड़ेगा, और कैसे लिखना है ये मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर लगता है कि ये पॉइंट भी आपको ऐड करना चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक सही उत्तर लिखने के लिए क्या क्या यानी कि पॉइंट होने इंक्लूड जो ज़रूरी है उत्तर में, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपको रटा रटाया नहीं लिखना है। ऐसा ना हो कि आपने पूरी बुक रट के आई है, वही टॉपिक मिल गया तो जो बुक में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन वो वही लिख दीजिए इसमें। तो वो सामने वाला जो आपके उत्तर की जांच करेगा उसको समझ में आ जाता है कि बंदा रट के आया है, किताबी भाषा लिखी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपके समझ की पहचान करता है वो कि आपको समझ कितनी है इस प्रश्न की। अगर आपके पास बुक ना हो, किताबी भाषा रट कर नहीं आए हो, तो फिर आप एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो आप कितना रट के आए हैं, पढ़ के आए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कैसे उस तथ्य को रिप्रेजेंट करते हो, कैसे दूसरे को समझा पाते हो, ये ज़रूरी है। तो समझाने के लिए ही बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम होता है, और इसमें यही परखा जाता है कि आप दूसरों को ये बात कैसे समझा सकते हो। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक प्रशासक होने के लिए आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। जैसे कि आपको प्रश्न पत्र मिल गया, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको ये करना है कि कौन सा प्रश्न आसान है। प्रश्न देखते ही आपके माइंड में ये बनना चाहिए कि हाँ, इस प्रश्न के बारे में मैं ऐसा ऐसा लिखूँगा, तो इतने पॉइंट में, इतने लाइन में, इतने वर्ड में ये चीज़ इंक्लूड हो जाएगा और प्रश्न भी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। प्रश्न का चुनाव कर लिया, इसी दौरान आपको किस क्रम में लिखना है। जैसे गांधी जी के बारे में लिखना है तो आपके माइंड में फ़ोटो बन जानी चाहिए। शुरुआत में ये लिखेंगे, बीच में ये लिखेंगे, और निष्कर्ष में ये पॉइंट के साथ मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। समय निर्धारण भी अपने आप ही हो जाएगा आपके साथ, जैसे ही टॉपिक चूज करोगे तो। और कितने लाइन में लिखूंगा, कितने पेज इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, वो आपको टॉपिक देख कर ही पता चल जाएगा। टॉपिक चूज करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके ज्ञान की जांच की जा रही है, न कि आपने जो रट कर आया है उसका। वो तो लिखने वाले सभी कोई रट कर आते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी यह परीक्षा लेता है कि इस बंदे के पास अपनी समझ कितनी है। बिना अगर इसको रटा रटाया नहीं है तो ये खुद से कैसे लिख पाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास जो उपलब्ध ज्ञान है उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर लेखन करें, न कि रटे रटाए उत्तर को लिख दें। इसके लिए कूल, ब्रेक और हिट टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। कूल मतलब अपने आप को स्थिर रखें, शांत रखें। ब्रेक मतलब समय लें, क्वेश्चन को समझने के लिए आप प्रयास करें, थोड़ा समय दें। उसके बाद हिट कर दें, गोल को हिट कर दें, मतलब प्रश्न का उत्तर अच्छे से आप लिख दें। प्रश्न को चूज करते ही आपके पास आइडिया बन जाना चाहिए कि मानिए 20 से 22 मिनट में आपका प्रश्न अगर ख़त्म हो जाता है तो 18 से 20 मिनट मुझे लिखने में लगेंगे, 1 से 2 मिनट सजाने में लगेंगे, और प्रारूप तो आप क्वेश्चन देखते ही सोच लोगे आप, ठीक है। तो 20 से 22 मिनट के अंदर आपका ये सारा प्रश्न का उत्तर बन करके तैयार हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आप चूज करते हो तो उसका प्रारूप देखिए कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आरंभ और भूमिका होनी चाहिए, बीच में विस्तार, और लास्ट में समीक्षा एवं निष्कर्ष होना चाहिए। तो इन सभी तीनों पॉइंटों का डिस्कशन करते हैं, हम देखते हैं। भूमिका में सीधे प्रश्न से शुरुआत करें। जैसे गांधी जी के बारे में पूछा हुआ तो गांधी जी का थोड़ा सा डिटेल दे दें, ठीक है। और जो भी उसमें पॉइंट आप लिखोगे, जो भी तथ्य लिखोगे,
उसे आप पॉइंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि गांधी जी का जन्म इस सन में हुआ, फिर से दोबारा लिखें गांधी जी ने इस स्कूल से पढ़ाई की थी, फिर से ऐसा ना लिखें कि गांधी जी के पिताजी का नाम। तो वो गांधी जी गांधी जी गांधी जी जो उत्तर जांचने वाला होगा वो इसी से आप थक जाएगा, वो बार बार गांधी जी लिखा हुआ है इसने। तो वो पॉइंट बनाकर लिखें, गांधी जी का बचपन का नाम, सिर्फ बचपन का नाम लिख दें, पिताजी का नाम, पढ़ाई कहाँ हुई, बार बार गांधी जी लिखने से बचिए। ये होता है आपका पॉइंट में लिखना। अगर कोई टॉपिक हो वो विवादित हो तो उस पर अपना निष्कर्ष कुछ न दें। विवादित हो तो दोनों पक्षों का संकेत उसमें लिखें, नकारात्मक पक्ष भी लिख दें, सकारात्मक पक्ष भी लिख दें, लेकिन अपना निष्कर्ष उस पर नहीं दीजिए। अगर जो प्रश्न है वो किसी रिपोर्ट का उसमें संबंधित है तो उस रिपोर्ट का भी उल्लेख कीजिए कि इस रिपोर्ट में इस टॉपिक के बारे में ये लिखा हुआ है। विस्तार में आप लिखिएगा तो कैसे लिखना है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी ज़रूर उसमें इंक्लूड करें। कोई रिपोर्ट का अगर सरकारी रिपोर्ट है उसके बारे में तो उस रिपोर्ट का भी विचार अपने विस्तार में डाल दें। कहीं पर पॉइंट में लिखना है, कहाँ पर पैराग्राफ में लिखना है, ये आपको बीच बीच में पता चलता रहेगा। कोई टॉपिक कौन सा है उसी के अनुसार आपको लिखना है। जहाँ पर ज़रूरी हो पॉइंट बना दें, जहाँ पर ज़रूरी हो पैराग्राफ बना दें, फ्लो चार्ट बना दें, ये सब कर दें। ठीक है। उत्तर के विस्तार में क्रमबद्धता, तथ्य एवं विश्लेषण में संतुलन बना रहे। ऐसा ना हो कि पहले लिख दिया कि गांधी जी ने 1915 में चंपारण किया था, उसके बाद चले गए गांधी जी का जन्म हुआ था। क्रमवार लिखें, तथ्यवार लिखें। ठीक है। अंत में समीक्षा और निष्कर्ष लिखें। ऊपर समीक्षा में क्या लिखना, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, और निष्कर्ष में सबसे लास्ट पैराग्राफ। ठीक है। तो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में तुलना कीजिए, जैसे कोई टॉपिक है उसके सकारात्मक पक्ष के बारे में बताइए, नकारात्मक पक्ष के बारे में ही बताइए, और लास्ट में आलोचनात्मक ज़्यादा लिखें, जैसे कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है या वरदान। तो वरदान है ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या क्या इसके नुकसान हैं ये आपको अगर मेंशन करें वहाँ पर तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और लास्ट में निष्कर्ष में आपको बस ऊपर लिखी गई बातों का सारांश लिखना है, छोटे से शब्दों में संतुलित टिप्पणी कर दें। इसका दूरदर्शिता के अनुसार कि फ्यूचर में इसका क्या प्रभाव होगा इंक्लूड कर दें, वर्तमान में इसका क्या है, फ्यूचर में क्या होगा। अगर ये टॉपिक आपका मानव विकास से, देश के विकास से है तो इसके सकारात्मक प्रभाव को ज़रूर लिख दें। ठीक है। लिखा हुआ टॉपिक को मानव विकास या कल्याण के संदर्भ में या देश के विकास के संदर्भ में सकारात्मक रूप से समाप्त कीजिए। ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर की सजावट। सारा कुछ तो लिख लिया आपने, भूमिका बना दी, विस्तार कर दिया, निष्कर्ष भी लिख दिया। अब एक सही उत्तर बीच बीच में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करें। सबसे पहली बात तो यही है कि आप कोई डॉक्टर नहीं हो, ऐसा सजावट लिखना है, सजा कर लिखना है कि सामने वाले को समझ में आए कि बंदे ने क्या लिखा है। न आप डॉक्टर हो, न जो आपका प्रश्न का उत्तर जांचेगा वो डॉक्टर है। ठीक है। तो ऐसा लिखिए कि समझ में आए, और ज़्यादा लंबा लंबा पैराग्राफ ना बनाएं, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएं, तोड़ तोड़ कर लिखें। पॉइंट इंक्लूड करने की कोशिश करें। विस्तार के बीच में पॉइंट फ्लो चार्ट बना दिया, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 3 डॉटेड लाइन है, मतलब कि एक पैराग्राफ बना दिया है और कारण में हमने पॉइंट बना दिए हैं, नीचे एरो करके लिखा हुआ है। जैसे कोई पॉइंट आ गया, विभिन्न तत्वों के विस्तार में निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करें, जैसे कारण और परिणाम आ गया। तो जैसे जनसंख्या और गरीबी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसा ना लिखें कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है इस कारण से गरीबी है। इसे एक फ्लो चार्ट में बना दिया गया, यहाँ पर अपने आप समझ जाएगा जांचने वाला कि जनसंख्या है तभी गरीबी है, और गरीबी तभी बढ़ रही है जब जनसंख्या बढ़ रही है। इसको ऐसा ना लिख दें कि ये फ्लो चार्ट को हम 3 लाइन में लिख दें कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि काम हमें नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही इस कारण से बेरोजगारी हो रही है, और बेरोजगारी हो रही है तब गरीबी बढ़ रही है। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये फ्लो चार्ट से बंदा समझ जाएगा। दूसरा फ्लो चार्ट यहाँ पर देख सकते हो, सामंतवाद का पतन है तभी पूंजीवाद का आरंभ है। मानचित्र का प्रयोग जरूर करें, बिहार का मानचित्र है और कश्मीर का मानचित्र है। टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट को मानचित्र में भी दर्शाइए, जैसे गांधी जी
चंपारण गए थे 1915 ईस्वी में, तो चंपारण यहाँ पर कहाँ है उसे दर्शाइए। कोई भी मानचित्र हो, इस ईस्वी में यहाँ पर ये घटना हुई थी, इस ईस्वी में यहाँ पर यह घटना हुई थी, ऐसे करके लिखिए। सांख्यिकी के तरीकों का प्रयोग करें, टेबल बना दिया, पॉइंट में बना दिया, ठीक है, चार्ट बना दिया, ये सब का जरूर उपयोग करें, उत्तर देखने में आपको अच्छा लगेगा। उत्तर लिखने के बाद यथासंभव परीक्षा के नियमानुसार सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन करें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने ये पॉइंट लिखा है, ये तथ्य लिखा है और बहुत ही अच्छा तथ्य है ये, तो उसे अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के लिए ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पर रेड कलर से, रेड पेन से अंडरलाइन कर लिया। आपको सिर्फ एक ही कलर यूज करना है, या सिर्फ ब्लू, या तो ब्लैक कीजिए तो सिर्फ ब्लैक यूज कीजिए, सिर्फ ब्लू तो सिर्फ ब्लू यूज कीजिए। पैराग्राफ लिखने का तरीका आपको पता ही होगा कि पहला पैराग्राफ जहाँ से शुरू हुआ है तो ब्रेक के बाद दूसरा पैराग्राफ जहाँ से शुरू होगा वहीं से शुरू होगा जहाँ से पहला पैराग्राफ शुरू हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर पहला पैराग्राफ जहाँ ख़त्म हुआ है और दूसरा पैराग्राफ जहाँ से शुरू हुआ है, मिला सकते हो। दूसरा और पहला पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम ही है और तीसरे का भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है। ख़त्म कहाँ पे हो रहा है इसका टेंशन नहीं लीजिए। कुल मिलाकर आपको एक अच्छा प्रशासक है कि नहीं आपको ये दिखाना है। स्वयं को एक संतुलित लेखक तथा परीक्षक को एक बौद्धिक पाठक मानकर संतुलित लेखक अपने आप को समझना, और आपको ये समझना है कि मुझे कुछ नहीं आता, जो मैं लिखा हूँ वो सामने वाले के लिए जो जांचेगा उसके लिए ये पॉइंट कुछ नहीं है। आप ऐसा अगर सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये आंसर अभी तो कुछ नहीं है, मुझे इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करने चाहिए। और ऐसा तभी करोगे जब आप एक अच्छा मतलब कि पाठक होगे, अच्छे से पढ़ कर आए होगे, सभी पॉइंटों की जानकारी होगी, दुनिया में क्या चल रहा है, G20 क्या है, कार्बन उत्सर्जन क्या है, बिहार का जातिगत जनगणना क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे होगा, सभी ओवरऑल नॉलेज आपको थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लिया, NCERT उठाया, NCERT पूरा पढ़ लिया और दूसरे पॉइंट भूल गए, तो जो किताबी बातें होंगी वो आपको जनरल बातों से बिल्कुल ही अलग दिखेगी। जनरल पढ़ने के लिए आपको जैसे न्यूज़पेपर पढ़िए तो इसमें एडिटोरियल्स आते हैं, एडिटोरियल्स ज़रूर पढ़िए। एडिटोरियल में आपको हिस्ट्री, करंट जो भी होगा सारी बातें इंक्लूड की हुई रहती है। अगर आपको आदत हो जाती है आपको पढ़ने की तो वो पॉइंट आपको याद रह जाते हैं। ठीक है, तो जितना हो सका मैंने आपको एक अच्छे तरीके से समझाया है उत्तर लिखने का। आगे के दिनों में मैं आपको डेली एक टॉपिक दूंगा, GS1 GS2 और एक एस्से का, और उसका एक स्टैंडर्ड उत्तर भी आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। तो कैसा लगा आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन, कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको टॉपिक डेली चाहिए या नहीं, ये टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसका लिंक ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और BPSC आंसर राइटिंग के इस सीरीज में ज़रूर जुड़िए। थैंक यू।